हाय दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने मोटर के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। एक तो मोटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है और दूसरा मोटर में ब्रेकिंग कैसे की जाती है। अब मोटर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी भी मोटर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड कंट्रोल। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, स्पीड कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है? अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये स्पीड कंट्रोल क्या है और स्पीड कंट्रोल क्यों किया जाता है। तो जितना मैं जानता हूं, स्पीड कंट्रोल क्या है ये समझाने की जरूरत तो नहीं होगी, क्योंकि किसी भी मोटर की स्पीड को अगर अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करोगे, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर स्पीड कंट्रोल। तो स्पीड कंट्रोल बात ही आती है क्यों किया जाता है। अब जैसे मान लो आप एक बाइक खरीद के लाते हो और बाइक का मैन्युफैक्चरर ये बोलता है कि इस बाइक को चालू करते ही ये लगातार सिर्फ 40 की स्पीड पे चलेगी या लगातार सिर्फ 50 की स्पीड पे चलेगी। क्या ऐसा काम हम लोग के लिए यूजफुल है? क्या ऐसा एक व्हीकल यूजफुल है जो कि सिर्फ एक ही स्पीड पे चलता हो? नहीं। हम क्या चाहते हैं कि अगर खाली रोड मिलेगी तो तेज चलाएंगे और ट्रैफिक होगा तो स्लो चलाएंगे। मींस द स्पीड शुड बी वेरिएबल एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से मोटर की स्पीड बदल जानी चाहिए। इसीलिए स्पीड कंट्रोल इतना क्रूशियल होता है, क्योंकि बहुत जगह हमें वेरिएबल स्पीड की जरूरत होती है। अब यहां पे हम एक टर्म यूज करते हैं। पहले एक टर्म लिखो, इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखना। स्पीड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड in order to realize variable speed drive। अब ये ड्राइव क्या चीज है? मैंने देखो यहां एक टर्म यूज कर दी, ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है जब कभी मोटर किसी लोड को चलाती है तो हम कहते हैं मोटर ड्राइव्स द लोड। तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव का मतलब दैट द मोटर इज ड्राइविंग अ लोड विच रिक्वायर्स वेरिएबल स्पीड। तो एक पॉइंट लिखना, वेन एवर द मोटर drives a particular load, then it is called as a drive, and variable speed drive refers to a load which requires variable speed, जैसे कि हमारे ऑटोमोबाइल्स हो गए। ठीक है, इवन जैसे कि अगर क्रेन्स की भी बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्पीड पे वो लिफ्ट कर पाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां मोटर की वेरिएबल स्पीड की हमें जरूरत होती है। पंखा ले लो, फैन के अंदर क्या होता है, उसका रेगुलेटर घुमाओ उसकी स्पीड बदल जाती है। तो इससे क्या मतलब समझ आ रहा है कि हमें वेरिएबल स्पीड बहुत ज्यादा जगह रिक्वायर्ड है। अब क्या होता है मोटर के अंदर, हम ऐसा लिख सकते हैं दैट ईएमएफ इज वीटी माइनस IaRa, and then the speed can be written as EMF by Km phi, यानी Vt माइनस IaRa बाय Km phi। ठीक है, तो हम लोग स्पीड को इस तरीके से एक रिलेशन में डाल सकते हैं, Vt माइनस IaRa बाय Km phi। अब मान लो ये सीरीज मोटर या कंपाउंड मोटर होती तो बस डिफरेंस इतना आ जाता कि Ra की जगह हम यूज कर लेते Ra प्लस Rc, इतना ही तो डिफरेंस आता। अब देखो ये किस किस पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। ओमेगा एम डिपेंड्स ऑन, ये किस किस पैरामीटर पे डिपेंड है? फर्स्ट आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज ब्रैकेट में Vt। या आर्मेचर वोल्टेज क्या चीज होती है? ऐसा मत सोचना कि ये टर्मिनल वोल्टेज होती है। या आर्मेचर वोल्टेज का मतलब है E और IR, इसके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज होती है उसे कहते हैं आर्मेचर वोल्टेज। सेपरेटली एक्साइटेड और शंट में यही Vt होती है, लेकिन सीरीज में बदल जाएगी, क्योंकि सीरीज में Vt के अंदर तीन कंपोनेंट आते हैं, EA, IaRa और IaRsc। तो ये जो EA और IaRa हैं ये मिलके बनाते हैं आर्मेचर वोल्टेज। ठीक है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? आर्मेचर रेजिस्टेंस पे,
स्पीड आर्मेचर रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है और किस पे डिपेंड कर रही है? फ्लक्स पे। अब तुम कहोगे भाई डिपेंड तो आईए पे भी कर रही है, वो क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्या होता है ना, आईए एक ऐसा पैरामीटर है जिसको कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मोटर के अंदर हम एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, उससे आने वाला करंट कितना होगा ये अपने कंट्रोल में कभी भी नहीं होता है। और अगर ये अपने कंट्रोल में नहीं होता है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आईए बदल के मैं ओमेगा बदल लूंगा। क्या होता है, वीटी कितना लगा रहे हो ये तुम्हारे हाथ में, रेजिस्टेंस कितना है ये तुम्हारे हाथ में, फ्लक्स कितना बनेगा ये तुम्हारे हाथ में, लेकिन उस वोल्टेज सोर्स से करंट कितना आएगा दैट वी कैन नॉट कंट्रोल। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना, दो द स्पीड डिपेंड्स ऑन आर्मेचर करंट ऑल्सो बट आर्मेचर करंट कैन नॉट बी कंट्रोल एज पर रिक्वायरमेंट, सो स्पीड कंट्रोल कैन नॉट बी परफॉर्म बाय कंट्रोलिंग आर्मेचर करंट। ठीक है, स्पीड कंट्रोल आईए से नहीं करते हैं, वीटी आरए या फिर फाई से करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट लिखना टर्म्स रिगार्डिंग स्पीड कंट्रोल, कुछ ऐसी टर्म्स जो तुम्हें स्पीड कंट्रोल में पता होनी चाहिए। तो पहली ऐसी टर्म लिखना बेस स्पीड, फर्स्ट वन बेस स्पीड। देखो जब पर यूनिट सिस्टम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, बेस वैल्यूज कौन सी वैल्यूज ली जाती हैं अक्सर, दोज आर द रेटेड वैल्यूज। ऐसे ही बेस स्पीड क्या होता है, दैट इज द रेटेड स्पीड ऑफ द मशीन। रेटेड स्पीड का सिग्निफिकेंस यानी जब मशीन में रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हो, एक मोटर को जब रेटेड वोल्टेज पे चलाते हो और रेटेड ही उसका फील्ड करंट होता है, यानी आईएफ भी रेटेड रहे वीटी भी रेटेड रहे, तब मोटर जिस स्पीड पे घूमती है उसे कहते हैं बेस स्पीड। अक्सर बेस स्पीड हम किसे कह देते हैं, जो मोटर की नेम प्लेट रेटिंग होती है। जैसे मोटर के ऊपर एक प्लेट लगी होगी ना जिसमें रेटिंग लिखी होगी, जैसे 240 वोल्ट डीसी मोटर 1500 आरपीएम, तो ये जो 1500 आरपीएम लिखा हुआ है ये उसका रेटिंग है, उसका नाम के साथ जुड़ा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द बेस स्पीड। तो इसमें लिखना बेस स्पीड is the rated speed of any motor, rated speed of any motor, which is the speed at which motor runs when it is supplied with rated armature voltage and rated field current, full stop. It is also the nameplate rating of a motor, nameplate rating of a motor। ठीक है, तो ये रेटिंग में भी उसके साथ इंक्लूडेड होता है। बात मेरी क्लियर हुई? अगला टर्म लिखना स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन। अब देखो जैसे मैंने जनरेटर में बताया था और ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज रेगुलेशन, ऐसे ही जो मशीन्स मैकेनिकल आउटपुट देती हैं वहां बात होती है स्पीड रेगुलेशन। तुम क्या चाहते हो, स्पीड का वेरिएशन ज्यादा होना चाहिए या कम? तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अभी मैंने बोला स्पीड कंट्रोल कर ही इसलिए रहे हैं ताकि स्पीड को वेरी करा पाए, और वहीं रेगुलेशन में मैं बोलूंगा कि स्पीड का वेरिएशन कम होना चाहिए। अगर इसको कंसेप्चुअली अच्छे से समझो ना तो यहां कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ऐसा क्यों? स्पीड का वेरिएशन अगर मैं चाहूं तो होना चाहिए, लेकिन स्पीड का वेरिएशन लोड के साथ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, बाइक चला रहे हो, बाइक में अगर ब्रेक लगाओ तो डेफिनेटली स्पीड कम होनी चाहिए, एक्सेलरेटर खींचो तो स्पीड बढ़नी चाहिए, लेकिन बाइक पे कितने लोग बैठे हैं इससे उसकी स्पीड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो स्पीड रेगुलेशन में हम ये कहते हैं कि मोटर पे जब लोड बढ़ाया जाता है तो उसकी स्पीड में जो चेंज आने वाला है दैट शुड बी नेग्लिजिबल। तुम स्पीड चेंज करो इन तीनों पैरामीटर से बात अलग है, लेकिन सिर्फ मोटर पे लोड बढ़ने के कारण अगर उसकी स्पीड बदल गई तो दैट इज टोटली अनडिजायरेबल। तो इसमें लिखना इट इज द चेंज इन स्पीड ऑफ अ मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, चेंज इन स्पीड ऑफ अ मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एज अ रेशियो ऑफ रेटेड स्पीड और बेस स्पीड, एज अ रेशियो ऑफ रेटेड स्पीड और बेस स्पीड।
तो हम क्या कहते हैं, ये रेगुलेशन कितना आता है, ओमेगा नो लोड माइनस ओमेगा फुल लोड बाय ओमेगा बेस। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल दैट द मोटर शुड रन एट अ कांस्टेंट स्पीड irrespective of the load connected at the shaft of the motor, so the speed regulation should be as minimum as possible। ठीक है, स्पीड रेगुलेशन जितना कम रहे उतना अच्छा है। अब अगली टर्म स्पीड रेंज। ठीक है, स्पीड रेंज का डेफिनेशन लिखना, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम अलाउेबल स्पीड ऑफ द मोटर टू द मिनिमम अलाउेबल स्पीड। तो स्पीड रेंज का फॉर्मूला क्या लिख दोगे, ओमेगा मैक्स बाय ओमेगा मिन। इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई चीज समझाने की जरूरत है, ये स्पीड रेंज का मतलब क्या है, सिंपली मैक्सिमम अपॉन मिनिमम स्पीड इज द स्पीड रेंज। अगला लिखो कांस्टेंट पावर ड्राइव। अब देखो मैंने ड्राइव का मतलब अभी क्या बताया, जब कभी मोटर किसी लोड को चलाती है तो उसको ड्राइव कहा जाता है, बिकॉज मोटर इज ड्राइविंग अ लोड। अगर मोटर एक ऐसे लोड को चलाए, यानी ऐसे एक मैकेनिकल लोड को चलाए जिसको कांस्टेंट ही पावर चाहिए, यानी कि जिसका टॉर्क इनटू स्पीड कांस्टेंट आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो इसमें लिखना, if the motor drives a load that requires constant power over a speed range, constant power over a speed range माने पावर कांस्टेंट रहनी चाहिए जबकि स्पीड वेरी हो रही है, कांस्टेंट पावर ओवर अ स्पीड रेंज, देन इट इज सेड टू बी कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो ये जो टर्म्स है ना, ये बहुत कॉमनली ऑकर होती हैं स्पीड कंट्रोल में, टर्म जैसे कि कांस्टेंट पावर ड्राइव। ऐसे ही अगला कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। ठीक है, तो इसमें लिखना, इफ द मोटर ड्राइव्स अ लोड दैट रिक्वायर्स कांस्टेंट टॉर्क ओवर अ स्पीड रेंज, ओवर a speed range, then it is called as constant torque drive, then it is called as constant torque drive। तो देखो कांस्टेंट पावर ड्राइव होगी, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव होगी या कोई और ड्राइव होगी, ये हमेशा किस पे डिपेंडेंट है, लोड पे, कि भाई लोड कैसा लगा रहे हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे क्या होता है, मान लो अगर फैन लोड की बात करें, फैन लोड के अंदर टॉर्क स्पीड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है, यानी पावर किसके प्रोपोर्शनल हुई, स्पीड के क्यूब के, क्योंकि टॉर्क इनटू स्पीड से क्या मिलती है, पावर। तो पावर स्पीड क्यूब के प्रोपोर्शनल हुई और टॉर्क स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुआ। अब इससे क्या सीखने मिला कि स्पीड चेंज करने से ना तो टॉर्क कांस्टेंट रहेगा और ना ही पावर। तो ऐसा मत सोचना कि दो ही तरह की ड्राइव होती है, कांस्टेंट पावर या कांस्टेंट टॉर्क, कोई भी ड्राइव हो सकती है, बट कौन सी ड्राइव होगी हमेशा डिपेंड करेगा कि लोड मोटर पे कैसा कनेक्टेड है। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें ये सारी टर्म समझ आ जाती हैं जो कि जनरली यूज होती हैं, मैं वन बाय वन इन क्वांटिटीज को वेरी करके ये समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से मोटर का स्पीड कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड लिख लेना, आर्मेचर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल। इसके अंदर भी फर्स्ट केस लिख लो, शंट मोटर। अब देखो आर्मेचर में जो रेजिस्टेंस ऐड करना है, यही काम हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी किया था, और मैंने तब भी तुम्हें एक बात बोली थी कि स्टार्टिंग वाला रेजिस्टेंस अगर हटाओगे नहीं तो इससे मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। अब भी हम यही कर रहे हैं कि आर्मेचर के अंदर एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे जिसकी मदद से आर्मेचर की स्पीड को चेंज किया जाएगा। अब समझने की कोशिश करना कि हम ये काम कैसे करने वाले हैं।
देखो ये मैंने रियोस्टेट लगा दिया, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस और ये आर्मेचर का ईएमएफ। ठीक है, ये हो गई टर्मिनल वोल्टेज VT, ये हुआ IF, ये हुआ RSH, ये सपोज RG, ये RA और ये हुआ अपना EA और ये हो गया अपना IA। ठीक है, अब हमें ये देखना है ये RG की मदद से स्पीड कंट्रोल कैसे हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। अब देखो क्या होता है, इनिशियली मान लो RG की वैल्यू 0 रखी गई है, इनिशियली RG इक्वल टू 0, जब तक हमें इसका स्पीड नहीं चेंज करना था। तो IA कितना हो जाएगा, IA को IA1 कह देता हूं, ये हुआ VT माइनस EA ओवर RA, ऐसा ही होगा। KVL लगा दिया है बस मैंने, और इसके अंदर VT कांस्टेंट है, VT कांस्टेंट है, तो IF दैट इज VT बाय RSH, तो ये भी चीज कांस्टेंट ही है। अब इसके आगे क्या होता है, देखो आगे की कहानी की बात करते हैं। ये वाला ना इसमें लिखवाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्टली यही सब लिखते चलना जो मैं लिखता चल रहा हूं बोर्ड पे। नाउ RG इज इंक्रीज्ड, अब RG बढ़ा लिया। RG बढ़ाने से क्या होगा, हम पहले ये बोलते हैं ओमेगा कैनॉट चेंज सडनली। अब देखो फ्लक्स तो कांस्टेंट ही रखा है और साथ साथ ये भी बोल रहे हो कि स्पीड सडनली चेंज नहीं हो सकती। फ्लक्स कांस्टेंट है, स्पीड भी नहीं बदलेगी, तो हम ये भी जानते हैं कि EMF इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू ओमेगा, तो ये भी क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। EMF भी नहीं बदल सकता है फिर तो। अगर EMF नहीं बदल सकता और तुमने रेजिस्टेंस लगाया है, तो IA की एक नई वैल्यू आ जाएगी, IA2 VT माइनस EA, अब टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा RA प्लस RG, दिस इज लेस देन IA1। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट एकदम से क्या हो गया, कम हो गया। वैसे देखो करंट भी सडनली चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि मशीन के अंदर ना इंडक्टेंस भी होती है, तो ये बस समझने का तरीका है। मैंने ये बोला था डीसी मशीन में इंडक्टर को सिर्फ तब तक शॉर्ट रखा जाता है जब तक उसके अंदर करंट कांस्टेंट रहे, लेकिन जब करंट चेंज होगा तो इंडक्टर को शॉर्ट नहीं मान सकते, इंडक्टर की भी वोल्टेज आएगी, दैट इज LdI/dt। ठीक है, बट इंडक्टेंस को इग्नोर कर रखा है, सिर्फ ये एक अप्रोक्सीमेट टेक्निक है समझने के लिए। अब क्या होता है, जो टॉर्क होता है, कौन सा टॉर्क, डेवलप्ड टॉर्क, तो मैं उसको TM कह देता हूं। TM इज Km phi IA। ठीक है, तो हम कहते हैं एज IA2 इज लेस देन IA1, मोटर का जो टॉर्क है वो भी पहले से कम हो गया। अब हम डायनामिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं मोटर की, जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, यानी वो एक्सेलरेशन थी ना डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन को ना डेरिवेटिव ऑफ स्पीड भी लिख सकते हो, या तो यहां डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिख लो या डी ओमेगा बाई डी टी, बात एक ही है। मैंने लिखवाया था TM माइनस TL। अब इनिशियली जब मोटर नॉर्मल रनिंग कंडीशन में थी, यानी इनिशियली मोटर किस में थी, स्टेडी स्टेट में थी, तो ओमेगा तो कांस्टेंट रहा होगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट रहा होगा तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या रहा होगा, 0। डी ओमेगा बाई डी टी अगर 0 रहा होगा तो मोटर टॉर्क आया होगा लोड टॉर्क के बराबर, और ये कौन सा मोटर टॉर्क है, TM1। लेकिन अब TM2 कम हो गया। अब TL पे क्या फर्क पड़ा ये हम नहीं जानते, क्योंकि उसके लिए लोड का नेचर पता होना चाहिए। ये बात समझ रहे हो मेरी, लोड टॉर्क पे क्या असर पड़ेगा ये हम नहीं पता लगा सकते, बिकॉज फॉर दैट नेचर ऑफ लोड शुड बी ऑलरेडी नोन। जब तक नेचर ऑफ लोड गिवन ना हो, इफ नेचर ऑफ लोड इज अननोन, ठीक है, तब क्या करना है,
कि लोड टॉर्क को कांस्टेंट मान लेना है। अब मोटर टॉर्क पहले लोड टॉर्क के बराबर था, अब Tm2 कम हो गया Tm1 से, और Tm1 किसके बराबर था? लोड टॉर्क के। इसका मतलब Tm2 इज लेस देन लोड टॉर्क। तो जब J d ओमेगा बाई dt अब लिखोगे दैट इज Tm2 माइनस TL, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो स्पीड घटेगी। अब अगर स्पीड घटेगी तो EMF प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू ओमेगा, EMF भी कम होगा। EMF कम होगा तो IA विच इज VT माइनस EA बाय RA प्लस RG, अगर EMF कम होने लगेगा तो IA बढ़ने लगेगा। IA बढ़ने लगेगा तो मोटर टॉर्क Km फाई IA ये भी बढ़ने लगेगा। तो देखो पहले मोटर टॉर्क लोड टॉर्क के बराबर था, मोटर स्टेडी स्टेट में चल रही थी, फिर अचानक से करंट कम होने से मोटर का टॉर्क हो गया कम, जिससे कि मोटर की स्पीड घटने लगी, जिससे घटने लगा EMF, जिससे बढ़ने लगा आर्मेचर करंट और बढ़ने लगा टॉर्क। क्योंकि जब वापस मोटर स्टेडी स्टेट में पहुंचेगी तो मोटर का टॉर्क लोड के टॉर्क के बराबर ही आएगा, तो वापस से टॉर्क इंक्रीज होते होते किसके बराबर हो जाएगा? TL के। तो पहले टॉर्क कम होता है, स्पीड कम होती है, और बाद में बढ़ने के बाद टॉर्क दोबारा किसके बराबर आ जाता है? लोड टॉर्क के। तो इसमें ये वाला पॉइंट लिख लेना, एज मोटर टॉर्क इंक्रीजेस it finally becomes equal to load torque, it finally becomes equal to load torque and the motor speed becomes constant and it runs at steady state, it runs at steady state। तो देखो मैंने तुम्हें यहां पे जो कंपैरिजन या इंटरनल ये पूरा प्रोसेस बताया है ये ट्रांजिएंट नेचर है। तो मैंने तुम्हें पूरा समझाया कि स्पीड धीरे धीरे कैसे कम होने लगती है। अब बात है कि जब क्वेश्चन आता है स्पीड कंट्रोल पे तो कभी भी ये ट्रांजिएंट नेचर से अप्रोच नहीं करते। क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज की बात करते हैं, यानी कि स्पीड पहले क्या थी और बाद में क्या हो गई। अब देखो इसको कैसे टैकल करते, देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम होती तो कैसे सॉल्व किया जाता। तो मैं ये बोलता हूं कि प्रॉब्लम के अंदर मान लो इनिशियली स्पीड है n1, ठीक है, और RG को 0 रखा गया है, और लोड टॉर्क भी मैंने कुछ फंक्शन ऑफ स्पीड तुम्हें दे रखा है। अब हम क्या जानते हैं कि जब स्टेडी स्टेट एनालिसिस किया जाता है, स्टेडी स्टेट एनालिसिस में समझो कि TE मस्ट बी इक्वल टू TL, ये हमेशा जरूरी है। TE अगर कंफ्यूजन हो रही है तो TM लिख लो। TE का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये दोनों बराबर ही आने चाहिए। अब देखो किसी भी स्पीड कंट्रोल के क्वेश्चन के अंदर हमेशा दो वेरिएबल तुम्हारे पास रहेंगे, एक आर्मेचर करंट और एक दूसरा स्पीड, हमेशा दो ही वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, इन एनी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड कंट्रोल वी ओनली हैव टू वेरिएबल, फर्स्ट आर्मेचर करंट, सेकेंड स्पीड। अगर दो वेरिएबल हैं तो इसका मतलब दो ही इक्वेशंस की तुम्हें जरूरत है। अब ये शंट मशीन है, ये शंट मोटर है, तो यहां फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, जिसके कारण मोटर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA। तो हम क्या कहेंगे, Tm2 बाई Tm1, मोटर टॉर्क लोड टॉर्क के बराबर ही होता है ना, TL2 बाई TL1, जिसका मतलब मोटर का जो टॉर्क है वो तो IA के प्रोपोर्शनल है, और लोड का जो टॉर्क है वो n के किसी फंक्शन की तरह डिफाइंड है। तो एक इक्वेशन आ गई। इसमें तुम्हें क्या क्या पता है, स्पीड भी पता और करंट IA1 भी पता है, इतनी चीजें तुम्हें पता है। यानी यहां दो वेरिएबल हैं IA2 और N2, एक तो ये इक्वेशन हो गई। दूसरा क्या होता है, EMF भी किसके प्रोपोर्शनल आएगा, स्पीड के, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है।
ठीक है, और ईएमएफ को कैसे लिखोगे, वीटी माइनस IA2 RA प्लस RG अपॉन वीटी माइनस IA1 RA। ये हो गई तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है और तुम्हारे पास दो ही वेरिएबल है। कौन कौन से दो वेरिएबल हैं, IA2 और N2। तो किसी भी क्वेश्चन को दो तरह से टैकल करोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्पीड कंट्रोल का, एक तो उसको टॉर्क की इक्वेशन से अप्रोच करना है और एक ईएमएफ की प्रोपोर्शनैलिटी से। और ये सारे ही क्वेश्चन तुम्हारे प्रोपोर्शनैलिटी से बनते हैं। यहां एग्जैक्ट फॉर्मूला जो यूज किया जाए वो बहुत ही रेयर होता है। ये मान लो 10-15 सवाल के अंदर एक सवाल ऐसा निकलेगा जिसमें एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा, बाकी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोपोर्शनैलिटी पे डिपेंड करते हैं। अब देखो इसमें हुआ क्या, हमें ये चीज समझ आ गई पूरा प्रोसीजर पढ़ करके कि इस मेथड के अंदर स्पीड कम होती है, रेजिस्टेंस बढ़ाने से ईएमएफ कम हो जाता है और जिसको कम होने से स्पीड भी हमारी कम हो जाती है। तो एक पॉइंट लिखना, बाय दिस मेथड वी कैन ओनली रिड्यूस द स्पीड फ्रॉम रेटेड स्पीड बट कैनॉट ऑब्टेन स्पीड above rated speed, cannot obtain speed above rated speed। मेरी बात को समझो, यहां पे स्पीड सिर्फ कम हो सकती है रेजिस्टेंस बढ़ाने से, क्योंकि ईएमएफ कम होगा। अब रेजिस्टेंस को जीरो से नीचे तो नहीं ले जा सकते ना, नेगेटिव में थोड़ी ना जा सकते हो, तुम सिर्फ कहां जा सकते हो, पॉजिटिव में। तो तुम रेजिस्टेंस को आरए से बड़ा कर सकते हो बट रेजिस्टेंस को कभी आरए से छोटा नहीं कर सकते। अब यहां शंट मोटर की अगर कैरेक्टरिस्टिक बना ली जाए, मैंने देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर में बताया भी था कि शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है कि नो लोड पे एक स्पीड होती है ओमेगा एम नॉट और स्पीड उसके बाद घटती है। अब स्पीड कितना घटेगी ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। मान लो आरजी लगाया ही नहीं तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी, आरजी बढ़ा दिया तो ड्रॉप बढ़ जाएगा ना, आरजी और बढ़ा दोगे ड्रॉप और बढ़ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट RG2 इज ग्रेटर देन RG1 इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि मैंने तुम्हें यह बताया था शंट मोटर के अंदर स्पीड में डिक्रीज होने के तीन रीजंस होते हैं, दो रीजंस होते हैं डिक्रीज होने के, एक तो IARA और एक आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन तो स्पीड को बढ़ाता है लेकिन IARA स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही सोच लो कि स्पीड किसके प्रोपोर्शनल आती है, VT माइनस IA RA प्लस RG बाय KM5। अब खुद सोचो, RG जितना बड़ा लोगे स्पीड उतनी ही कम आएगी। यहां से देख सकते हैं ना, एज RG इंक्रीजेस ओमेगा M रिड्यूसेस। तो हम ये कह देते हैं कि अगर RG को 0 रखोगे तो मोटर तो अपनी रेटेड स्पीड पे चलेगी। जब तुमने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो मोटर अपनी नॉर्मल कंडीशन, रेटेड कंडीशन पे वर्क करती है। लेकिन जब तुमने रेजिस्टेंस लगा दिया तो मोटर उससे कम स्पीड पे ही चल सकती है, रेटेड के ऊपर स्पीड पे नहीं जा सकती। जैसे मान लो कि तुम्हारी बाइक की रेटेड स्पीड है सपोज 80, तो तुम जब स्पीड कंट्रोल करोगे तुम 80 के नीचे तो आ सकते हो, 80 के ऊपर नहीं जा सकते। तो ऐसा ये मेथड है। अब ये जो है ना दिक्कत वाली बात हो जाती है, लिमिटेशन, कि हम लोग रेटेड स्पीड के ऊपर चला ही नहीं सकते चाहे वो चीज डिजायरेबल हो। तो हर मेथड के अंदर ऐसी एक लिमिटेशन होती है कि वो रेटेड स्पीड से कम स्पीड दे सकता है या फिर ज्यादा। तो बेसिक इतना ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन बनाने का मेथड, और कि इस मेथड में जो स्पीड मिलती है दैट इज बिलो द रेटेड और द बेस स्पीड। अब ये तो देखो शंट मोटर की बात हुई। अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूं सीरीज मोटर का। सेम चीज में अगर सीरीज मोटर ली जाए तब क्या होगा। तो पहले क्या कर लेते हैं, सीरीज मोटर का एक काम करते हैं, सर्किट बना लेते हैं। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग आ गई, इधर ये रियोस्टेट आ गया, इधर ये आर्मेचर आ गया,
और ये सप्लाई का दूसरा टर्मिनल। तो ये VT, इसका रेजिस्टेंस RSC, इसका रेजिस्टेंस RG, और ये आर्मेचर में दो चीजें होंगी, EMF और रेजिस्टेंस। और ये ध्यान रखना, EMF और रेजिस्टेंस को कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही वाइंडिंग के अंदर होते हैं, तो दोनों ही यहां पे प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या किया, आर्मेचर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है RG। अब यहां भी देखो सेम ही प्रोसेस होता है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं प्रोसेस कि RG बढ़ेगा, इससे करंट कम होगा, इससे मोटर का टॉर्क कम होगा, और मोटर का टॉर्क हो जाएगा लेस देन लोड टॉर्क। अगर ऐसा हुआ तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो EMF कम होगा, और EMF कम होगा तो फिर क्या होगा, या इधर लिख लेते हैं, स्पीड कम होगी तो EMF कम होगा, EMF कम होगा तो आर्मेचर करंट वापस से बढ़ने लगेगा, और आर्मेचर करंट बढ़ने लगेगा तो मोटर का टॉर्क फिर से बढ़ने लगेगा, और फाइनली मोटर टॉर्क वापस किसके बराबर हो जाएगा, लोड टॉर्क के। इस तरह के मैं फ्लो डायग्राम में बता सकता हूं, जो स्टेप हमने पिछली बार किए थे शंट मोटर के अंदर, इंटरनली वैसे ही पूरा का पूरा प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। तो दोबारा से उतना डिटेल में नहीं जा रहे कि मैं ये सब बातें कैसे बोल पा रहा हूं, ये सब चीजें एस्टैब्लिश्ड हैं पिछले मेथड के अंदर, कोई चेंज नहीं आया है, बस एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा आ गया है RSC। अब क्वेश्चन अगेन यही बनता है कि इस पे अगर प्रॉब्लम आती है तो कैसे हम लोग उसको टैकल करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम का मेथड देखते हैं। देखो, अगर इस पे प्रॉब्लम आती है तो सीरीज पहले गिवन क्या रहेगा, स्पीड N1, करंट IA1, इतना गिवन रहेगा, और इनिशियली RG रहेगा 0। अब बात यह है, जब RG को बढ़ाते हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, नई स्पीड और नया करंट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, EMF निकाल लेंगे, VT माइनस IA1 RA प्लस RSE। और एक चीज इसे और बतानी पड़ेगी कि लोड टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड। हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है फैन की तरह n स्क्वायर पे डिपेंड करे, बट वो उसको गिवन रखना पड़ेगा। यहां से EMF आ गया। अब हम क्या जानते हैं, पहले की तरह स्टेडी स्टेट में मोटर टॉर्क इज इक्वल टू लोड टॉर्क, ये चीज हम अच्छे से जानते हैं। और मोटर टॉर्क क्या होता है, Km फाई IA। अब ये सीरीज मोटर है तो फाई खुद IA के प्रोपोर्शनल है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं मोटर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे, TM2 बाई TM1 इक्वल टू TL2 बाई TL1। मोटर का टॉर्क IA स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो IA2 बाई IA1 का स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन ऑफ N2 बाय फंक्शन ऑफ N1। मैंने बोला था दो इक्वेशन बनानी होती है, एक टॉर्क से मिलती है, तो एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गई, ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कहां से बताई थी, EMF से। अब EMF प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू ओमेगा के, या फाई इंटू एन कह दो, प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हो। फाई तो खुद IA के प्रोपोर्शनल है, तो IA इंटू एन। तो अब क्या कहोगे, E2 बाई E1 इक्वल टू IA2 बाई IA1 इंटू N2 बाई N1। E2 बाई E1 यानी VT माइनस IA2 RA प्लस RSE प्लस RG, और पहले कितना था, VT IA1 RA प्लस RSE इक्वल टू IA2 बाई IA1 इंटू N2 बाई N1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है EMF वाला रिलेशन। अब EMF वाला रिलेशन आ गया, टॉर्क वाला रिलेशन आ गया, अगेन दो इक्वेशन है और दो ही तुम्हारे पास वेरिएबल हैं, IA2 और N2। और ये जो इंटरनल पूरा ट्रांजिएंट प्रोसेस बन रहा है,
इस पे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बन सकता। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि किस तरह से स्पीड इंटरनली चेंज होती है। क्वेश्चन जो बनेगा वो स्पीड निकालने के लिए या करंट निकालने के लिए बनेगा, तो हमें दो इक्वेशन बनानी होती है, वन यूजिंग ईएमएफ एंड द अदर यूजिंग टॉर्क। बात क्लियर हुई? अब इसमें एक पॉइंट लिख लो, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर, ड्राइविंग crane, hoist, etc. cranes, hoists, etc. ठीक है? तो ये वाला मेथड अच्छे से क्लियर है कि सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल कैसे करने वाले हैं। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल के अंदर हमेशा क्या होता है, हमेशा स्पीड जो मिलती है दैट इज लेस देन द बेस स्पीड। और इसकी भी अगर स्पीड वर्सेस टॉर्क का कर्व बनाओ तो हम लोग सीरीज मोटर में क्या देखे थे, ओमेगा वर्सेस टी का कर्व, हाइपरबॉलिक देखे थे। तो कैसा आता है, कुछ इस टाइप से। ये मान लो Rg इक्वल टू 0 के लिए है, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे स्पीड कम हो जाएगी, Rg1 रेजिस्टेंस और बढ़ाओगे स्पीड और कम हो जाएगी, ये हो गया Rg2। तो हम क्या जानते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से स्पीड कम होती चली जाती है, दैट इज द ओवरऑल मेथड। तो इसमें ये लिख लेना, ओवरऑल वी हैव टू रिमेंबर दैट एज द रेजिस्टेंस इन आर्मेचर सर्किट इज इंक्रीज्ड, द स्पीड ऑफ मोटर reduces, so this method can only be used to obtain speed below base speed। ठीक है, तो ये मेथड क्लियर हुआ। अगले मेथड पे चलते हैं। अगला मेथड लिखना, स्पीड कंट्रोल बाय वैरिंग फील्ड फ्लक्स, ब्रैकेट में लिख लो फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, फील्ड कंट्रोल मेथड यानी जहां फील्ड वाइंडिंग का करंट या फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को कंट्रोल किया जाए उसको बोला जाता है फील्ड कंट्रोल मेथड। तो उस मेथड पे आ रहे हैं। अब देखो क्या होता है, कभी भी फ्लक्स को नहीं बढ़ाना चाहिए वरना मशीन सैचुरेट कर सकती है। तो इसीलिए फ्लक्स को कभी बढ़ाया नहीं जाता, फ्लक्स को हमेशा कम किया जाता है अगर स्पीड को चेंज करना भी है। अब अभी हमने ओमेगा एम क्या लिखा था, हमने लिखा था Vt माइनस IaRa बाय Km5। अगर फ्लक्स को कम करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि फ्लक्स डिनोमिनेटर में है। तो इसको हम लोग कहते हैं फील्ड वीकनिंग मेथड। वीकनिंग माने कि फील्ड को कमजोर किया जा रहा है, और कमजोर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फ्लक्स कम करने से मेरी स्पीड बढ़ सकती है। जैसे आर्मेचर रेजिस्टेंस वाले मेथड में हमने ये बोला कि रेजिस्टेंस बढ़ा देने से स्पीड कम होती है, ऐसे ही फ्लक्स कम कर देने से स्पीड बढ़ती है। फ्लक्स को बढ़ा क्यों नहीं सकते, वरना मशीन सैचुरेट हो जाएगी। तो ये लिखो, द फील्ड फ्लक्स शुड नॉट बी इंक्रीज्ड above the rated value, otherwise there is a risk of saturation, so we can only reduce the field flux below the rated value। ठीक है, अगला पॉइंट, this method is also called field weakening method। बोर्ड से लिख लेना, field weakening method, because magnetic field of field winding is being reduced। ठीक है, magnetic field of field winding is being reduced। मेरी बात क्लियर हुई यहां तक? अब अगला पॉइंट लिखना, as the field flux is reduced the speed increases, so we can say that this method is used for speed control above the base speed or for obtaining speed
हायर देन रेटेड स्पीड। ठीक है, तो जैसे आर्मेचर रेजिस्टेंस वाले मेथड में स्पीड कम मिलती है, यहां पे स्पीड ज्यादा मिलती है। तो एक मेथड है स्पीड घटाने के लिए और दूसरा मेथड है स्पीड बढ़ाने के लिए। तो पहला लिख लेना इसके अंदर शंट मोटर। फर्स्ट लिख लो शंट मोटर। अब शंट मोटर में ड्रॉ कर लेता हूं। देखो यहां एक आर्मेचर होगा, मैं ईए और आरए अलग अलग नहीं दिखा रहा, ये अंडरस्टूड होता है अगर आरए नहीं भी दिखाया जाए कि ईए के साथ ही आरए होगा। अब फील्ड वाइंडिंग में मैंने एक रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दिया भाई। ये फील्ड वाइंडिंग हो गई ना, ये हो गया आर एस एच और ये हो गया भाई आर जी। इधर वीटी हमारा कांस्टेंट है। पूरा मेथड समझते हैं अच्छे से। यहां आई ए जा रहा है और यहां आई एफ जा रहा है और यहां से आ रहा है आई एल। ठीक है, आप देखो बहुत से स्टूडेंट्स गलती क्या कर जाते हैं कि वो लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो आई एल है ये कांस्टेंट है। कभी भी ऐसी गलती मत करना। सप्लाई हमेशा एक वोल्टेज सोर्स होगी और एक वोल्टेज सोर्स से निकलने वाला करंट अपनी मर्जी से कांस्टेंट नहीं माना जा सकता। करंट सिर्फ कांस्टेंट मान सकते हो फॉर द केस ऑफ अ करंट सोर्स। ठीक है, तो इसमें लिख भी लेना, सिंस वोल्टेज सोर्स इज यूज्ड टू ड्राइव अ मोटर, Vt can be taken as constant but never assume IL as constant because supply is not a current source। ठीक है, सप्लाई कोई करंट सोर्स नहीं है। अब आगे क्या होगा, सबसे पहले बेसिक मेथड से ही समझते हैं। हम ये बोलते हैं इनिशियली क्या हुआ होगा, आई एफ रहा होगा Vt बाय आर एस एच, जिसको मैंने बोल दिया आई एफ वन। ठीक है, आई एफ वन ये रहा होगा। अब क्या कहते हैं हम लोग कि नाउ आर जी इज इंट्रोड्यूस्ड, आर जी इंट्रोड्यूस करने से फील्ड करंट हो जाता है Vt बाय आर एस एच प्लस आर जी, दैट इज आई एफ टू, और ये पहले के मुकाबले कम होगा। तो हमने फील्ड करंट कम कर दिया ना, इसीलिए फील्ड वीकनिंग मेथड बोल रहा था। फील्ड करंट बढ़ा नहीं सकते, वैसे भी फील्ड करंट बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस घटाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस आरएसएच के नीचे तो नहीं जा सकते, बस बढ़ा ही सकते हो उसमें रेजिस्टेंस ऐड करके। अब हम क्या जानते हैं कि टॉर्क, या ऐसा कह दो, ऐसा समझते हैं IF2 हमारा कम हो गया। अब जो ईएमएफ रहा होगा, ईएमएफ तो एकदम से कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, बट फ्लक्स कम हो गया। तो एक काम करते हैं, देखो ओमेगा अगर मैं कांस्टेंट मान रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि फ्लक्स कम होने से ईएमएफ कम हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है, के एम फाई ओमेगा, तो ये प्रोपोर्शनल होता है आई एफ इंटू ओमेगा के। बात क्लियर हुई। अब हम क्या कह रहे हैं कि ओमेगा कैनॉट चेंज सडनली, ओमेगा एकदम से तो नहीं बदल सकता है। अब ओमेगा एकदम से नहीं बदल सकता, लेकिन फील्ड करंट कम हो गया, बट आई एफ रिड्यूसेस। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ईएमएफ रिड्यूसेस, और ईएमएफ अगर कम हो गया तो EA2 इज लेस देन EA1। ईएमएफ कम हो गया, EA2 कम हो गया। अब हम अगर आर्मेचर करंट की बात करें तो IA1 क्या रहा होगा, VT माइनस EA1 बाय RA। आर्मेचर में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, अब की बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसमें है, फील्ड में। और जो नया करंट होगा वो कितना होगा, VT माइनस EA2 बाय RA। ईएमएफ कम आने की वजह से सब्ट्रैक्शन की टर्म कम है, तो ये करंट IA1 से ज्यादा है।
अब जो मोटर का टॉर्क होता है वो होता है km फाई IA, फाई तो IF के प्रोपोर्शनल होता है, तो IF इंटू IA। अब क्या हो रहा है, IA बढ़ रहा है लेकिन IF कम हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि IA इंक्रीजेस, IF डिक्रीजेस, लेकिन IA IF से बहुत ज्यादा होता है, तो IA डोमिनेट्स IF, जिसकी वजह से मोटर का टॉर्क इंक्रीज हो जाता है। तो मैं कहता हूं TM2 इज ग्रेटर देन TM1। अब मोटर की डायनामिक इक्वेशन पे अगर आओ, जे डी ओमेगा बाई डी टी इज TM माइनस TL, तो इनिशियली तो मोटर स्टेडी स्टेट में थी, इनिशियली मोटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में होने का मतलब क्या होता है कि ओमेगा कांस्टेंट था, जिसका मतलब इनिशियली मोटर टॉर्क इज इक्वल टू लोड टॉर्क। अब मैंने अगेन क्या बोला था, जब तक लोड की स्पेसिफिकेशन ना दी जाए तो क्या एज्यूम करके चलोगे, एज्यूम TL इज कांस्टेंट। अब लेकिन क्या हुआ कि मोटर का टॉर्क पहले से बढ़ गया, यहां लिख रहा हूं इसके नीचे आगे, TM2 is greater than TM1 which is equal to actually TL। इससे क्या समझ आया कि TM2 जो होगा वो TL से बड़ा हो जाएगा। फिर से डायनामिक इक्वेशन जब लगाओगे तो TM2 माइनस TL पॉजिटिव आएगा, जिसका मतलब है ओमेगा इंक्रीजेस। अब स्पीड बढ़ने लगेगी, अब स्पीड अगर बढ़ने लगेगी तो EMF ऑल्सो इंक्रीजेस। EMF अगर इंक्रीज होगा तो IA पे क्या फर्क पड़ेगा, IA डिक्रीजेस, टॉर्क डिक्रीजेस एंड देन अगेन बिकम्स इक्वल टू लोड टॉर्क। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, एज द स्पीड इंक्रीजेस बैक EMF ऑल्सो इंक्रीजेस which reduces the armature current and hence reduces the torque in order to make the motor torque equal to load torque under steady state। अभी मोटर टॉर्क लोड टॉर्क से बड़ा हो गया था, अब इसे वापस कम करके किस पे लाना पड़ेगा, लोड टॉर्क पे, तभी मशीन स्टेडी स्टेट में जाएगी। अगेन ये पूरा इंटरनली ट्रांजिएंट प्रोसेस है कि किस तरह से मशीन के अंदर पूरा फिनोमिना चलता है और कैसे कैसे हमारी स्पीड बढ़ती है। लेकिन हमें क्या देखना है कि इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो वो कैसे टैकल करना है। तो फिर से मैं तुम्हें अब समझाता हूं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, देखिए मेरे क्वेश्चन का सॉल्विंग मेथड, स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स रटो मत, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगेन देखो, जैसा मैंने पहले बोला कि प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या गिवन होता है, स्पीड N1, करंट IA1 और लोड टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड। ये तीन डेटा गिवन होते हैं और निकालना क्या होता है, नई स्पीड और नया आर्मेचर करंट। अब हम क्या कहते हैं, देखो फील्ड करंट लिख सकते हो VT बाय RSH, जो पहला फील्ड करंट है, और जो नया फील्ड करंट है दैट इज VT बाय RSH प्लस RG, जिसका मतलब IF2 बाय IF1 इज सिंपली RSH बाय RSH प्लस RG। ये तो फील्ड करंट्स का रेशो हो गया। अब मैंने क्या बोला था, दो इक्वेशन जरूरी होती हैं क्योंकि दो ही वेरिएबल निकालने हैं, नई स्पीड और नया करंट। और वो दो इक्वेशन मिलती कहां से, एक इक्वेशन EMF से और एक टॉर्क से। तो पहले टॉर्क पे आ जाते हैं। टॉर्क हमें पता है Km फाई IA, यानी इट इज प्रोपोर्शनल टू IF इंटू IA। तो हम कहते हैं मोटर के जो दोनों टॉर्क्स का रेशो है, मोटर टॉर्क लोड टॉर्क के बराबर ही होता है स्टेडी स्टेट में, तो ये लोड टॉर्क के रेशोज के बराबर होगा। अब मोटर का टॉर्क में आएगा IF2 बाय IF1 इंटू IA2 बाय IA1 और इधर फंक्शन ऑफ N2 बाय फंक्शन ऑफ N1।
अब IF2 बाय IF1 को क्या लिख लोगे, RSH बाय RSH प्लस RG इंटू IA2 बाय IA1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ N2 बाय फंक्शन ऑफ N1। ऐसा हो जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन बन गई जिसमें दो अननोन्स हैं IA2 और N2। अगली इक्वेशन किससे बनानी पड़ती है, स्पीड से, सॉरी EMF से। EMF होता है Km फाई ओमेगा या Km फाई, हाँ चलो ओमेगा लिख लो। तो ये प्रोपोर्शनल हुआ फील्ड करंट और स्पीड के। इसका मतलब E2 बाय E1 इज IF2 बाय IF1 इंटू N2 बाय N1। EMF तो KVL से लिख सकते हो, क्या लिखोगे, VT माइनस IA2RA VT माइनस IA1RA, ये क्या है, RSH बाय RSH प्लस RG इंटू N2 बाय N1। तो यहां से हमें एक दूसरी इक्वेशन मिल गई IA2 और N2 के अंदर। तो अब अपने पास दो इक्वेशन हो गई, एक तो IA2 और N2 के अंदर EMF से और एक दूसरी टॉर्क से। दो इक्वेशन और दो ही अपने पास वेरिएबल हैं, एक तो आर्मेचर करंट और दूसरा स्पीड। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। तो हमेशा अपना मेजर फोकस क्या रखना है, स्पीड कंट्रोल के क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह से दो इक्वेशन बनानी है, दो अननोन्स के लिए, एक आर्मेचर करंट और एक दूसरा स्पीड। अब डिसएडवांटेजेस लिखो। डिसएडवांटेजेस, इस मेथड के ड्रॉबैक क्या हैं, पहला लिखना, हाई स्पीड इज ऑब्टेन्ड फॉर वेरी वीक फील्ड, यानी अगर फील्ड करंट को बहुत ही कम कर दोगे तभी यहां पे हाई स्पीड मिल पाएगी। और हमने क्या देखा कि जब फील्ड करंट को कम करते हैं तो आर्मेचर करंट बढ़ता है। आर्मेचर करंट क्यों बढ़ रहा है, एक चीज सोच करके देखो। जैसे मान लो तुम्हें स्पीड बढ़ानी है तो ये N2 वाली टर्म N1 से बड़ी होगी, तो IA2 भी किससे बड़ा आएगा, IA1 से, आर्मेचर करंट बढ़ेगा। अगर तुम बहुत ज्यादा फील्ड करंट को कम कर दोगे तो आर्मेचर करंट बहुत ही ज्यादा होगा। तो अगला पॉइंट लिखना, फॉर अ पर्टिकुलर लो टॉर्क, यानी अगर एक TL की वैल्यू ले ली जाए, इफ फील्ड करंट इज वेरी लो देन आर्मेचर करंट इज वेरी हाई। खुद ही सोचो, टॉर्क IF इंटू IA के प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक कांस्टेंट टॉर्क की भी बात करें तो IF को बहुत ही कम कर देने का मतलब है IA को बहुत ही हाई कर देना। अगला पॉइंट, द हाई आर्मेचर करंट रिजल्ट्स इन मोर कॉपर लॉस, रिजल्ट्स इन मोर कॉपर लॉस which heats the armature and reduces efficiency एक तो ये बात हुई। अब अगली बात समझो, अगर तुमने फील्ड करंट कम कर दिया तो फील्ड फ्लक्स कम हो गया और आर्मेचर करंट बढ़ गया। आर्मेचर करंट बढ़ने से बढ़ेगा आर्मेचर रिएक्शन, और आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को कम करने की कोशिश करता है। तुमने फ्लक्स को कम किया है, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ने से फ्लक्स और कम होगा। फ्लक्स अगर ज्यादा ही कम हो गया तो स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी। तो अगला पॉइंट यही लिखना, एट लो फील्ड करंट आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर रिएक्शन आर वेरी हाई। एट लो फील्ड करंट आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर रिएक्शन आर वेरी हाई and high armature reaction may reduce already low value of field flux leading to dangerously high speed, so the motor operation may become unstable। अगर बहुत ही हाई स्पीड आ गई तो मोटर अनस्टेबल हो जाएगी, मोटर डैमेज भी हो सकती है। इसीलिए हाई आर्मेचर करंट आना कैसे भी डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये इस मेथड के ड्रॉबैक हैं। अब देखो, इस लेक्चर के अंदर इतना ही कवर करेंगे, बाकी मैं स्पीड कंट्रोल की बातें आपसे नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग रिवाइज करें कि आज हमने क्या कवर किया है, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई
कि भाई मेथड में क्या क्या मेथड्स आ सकते हैं, वीटी को चेंज करना, आरए को चेंज करना या फाई को चेंज करना। फिर हमने आरए वाला मेथड देखा, तो मैंने बोला आरए को अगर बढ़ाते हो तो स्पीड कम होगी, भले ही शंट मोटर हो या सीरीज मोटर। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस वाला मेथड कब यूज करना है, जब स्पीड रेटेड से कम चाहिए। फिर हमने बोला अगर फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को कम करें, फ्लक्स को कम करने से स्पीड बढ़ती है, इसे हमने बोला फील्ड कंट्रोल या फील्ड वीकनिंग, और इससे हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। तो इस मेथड का यूज कब करना है, जब रेटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड मिले। लेकिन नुकसान ये होता है कि फील्ड करंट घटा देने से आर्मेचर करंट बढ़ जाता है, जिससे लॉसेस भी बढ़ते हैं, एफिशिएंसी भी कम होती है, और साथ ही साथ अगर आर्मेचर रिएक्शन डोमिनेट कर गया तो स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। और मैंने कुछ टर्म्स भी बताई स्पीड कंट्रोल की, बेस स्पीड माने रेटेड स्पीड, स्पीड रेगुलेशन माने चेंज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड डिवाइडेड बाय बेस स्पीड, स्पीड रेंज, कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की। अब बाकी बातें स्पीड कंट्रोल की अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगले वीडियो के अंदर स्टार्ट करूंगा कि ये फील्ड वाला कंट्रोल सीरीज मोटर में कैसे लगेगा। यहां तो तुमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, लेकिन वहां रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो वहां आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज में है, तो वो पिछले मेथड जैसा हो जाएगा कि जहां रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा था। अगर तुम ये कहो फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना है तो आर्मेचर के भी सीरीज में आ गया ना, तो प्रीवियस मेथड जैसा हो गया। सीरीज मोटर का फील्ड कंट्रोल करने का तरीका एंटायरली डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।